फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका आज 3 जून 2026 को जो जीके का पेपर हुआ था, आज उसका एनालिसिस मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि आंसर की तो बहुत सारी आ चुकी है, आपने देख भी लोगी, लेकिन साथ में मैं ये आपको बताऊंगी कि आप ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी बुक में से अधिक आए हैं, पेपर का लेवल है वो कैसा रहा है, कौन सा टॉपिक जो कौन सा सब्जेक्ट है वो टफ पूछा गया है, कौन सा थोड़ा इजी है। ठीक है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे आज के बारे में, सब पूरी वीडियो में बात करूंगी। साथ में आपको ये भी बता दूंगी कि कितना स्कोर है आपका लगभग इसमें रहना चाहिए, जो है वो सेफ जोन में इसके अंतर्गत आता है। हालांकि जो 31 मई को पेपर हुआ था उसकी बजाय इस पेपर का एनालिसिस करें तो ये पेपर थोड़ा टफ आया था इस बार, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स पूछी गई थी काफी हैवी लेवल की पूछी गई थी, तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। क्वेश्चंस हैं थोड़े इजी, सिली मिस्टेक वाले जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे गए थे। हालांकि जियोग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट हैं वो थोड़े इजी थे, लेकिन और सब्जेक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि थोड़े से इसमें पहले की बजाय जो 31 मई को पेपर होता है उसकी बजाय ये पेपर था। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर। मैं आपको फटाफट से इसके आंसर की बता देती हूँ, आंसर की के साथ फिर हम आगे हम जल्दी जल्दी बात करेंगे कि फिर उसके आंसर की बताने के बाद मैं आपको साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से जो बुक से है कौन से क्वेश्चन इसमें अधिक आए हैं। साथ में मैं बता दूं कि जो साइंस के क्वेश्चन जो आए हैं, जो मैंने पढ़ाए उनमें से 5 जो क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन इसमें आए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन केवल जो मैंने नहीं पढ़ाया उसमें से आया है। उसके अलावा 5 क्वेश्चन अगर किसी ने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े हो तो उनके 5 के 5 क्वेश्चन इसमें सही हुए होंगे। तो शुरू करें। इसके अलावा साइकोलॉजी भी जो मैंने पढ़ाई थी उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता मेरे नोट से, तो उनके भी सारे क्वेश्चन सही होने की अधिक से अधिक संभावना रही होगी। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो कथन ये था, प्रतियोगिता 73 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई थी, जिनमें 43 कौशलों का आयोजन ऑन साइट जबकि 30 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ साइट के रूप में किया गया। तो इसमें पहला कथन ही गलत है, क्योंकि इसमें 73 नहीं 63 कौशल की श्रेणियों में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कथन बी सत्य है लेकिन कथन ए सत्य है, इसमें 3 नंबर आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स आई थी उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपको नहीं आते तो आप इनको स्किप कर सकते थे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर आप फंसोगे यानी आपने तुक्का लगाने की कोशिश की होगी तो वो गलत ही होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि पिछली बार भी करंट अफेयर्स जो थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हमने छोड़े थे। 10 क्वेश्चन आए थे, उनमें से लगभग हमने 5 से 6 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है, हम देखें तो राजस्थान में एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरो स्पेस व रक्षा विनिर्माण उद्योगों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनिए। तो फ्रेंड्स, हर बार इसमें से एक जो पॉलिसी उसके बारे में पूछा गया है, इस बार राजस्थान एयर स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ होगा, ये कथन गलत है। भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने की आवश्यक न्यूनतम राशि 60 करोड़ होगी, ये भी कथन सत्य है। तो ए और बी दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। राजस्थान में वाणिज्यिक दुकानों और अधिष्ठान संशोधक विधेयक 2026 के लिए लिखित कथनों पर विचार के लिए सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जाएगी, नहीं उसे ऐसा करने दिया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि इसमें 48 घंटे ऐसा किया जाएगा। और 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन के एक दिन में 5 घंटे से अधिक का कार्य करने नहीं दिया जाएगा, ये भी ऑप्शन का गलत है। तो कथन ए और बी दोनों इसमें असत्य है। आगे बात करें, चौथा नंबर की क्वेश्चन है जो है ये राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उससे पूछा गया है। इसमें है, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू बेस्ट ऑन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में इसका जो आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि मार्च और फरवरी की करंट को अच्छे से पढ़ लेना राजस्थान वाली की, और जिन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया होगा उनके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हुए होंगे। आगे बात करें, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुई एशिया कप वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान की तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का ही है। तो इसमें आंसर है 1 स्वर्ण तथा 2 कांस्य पदक उन्होंने जीते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धि और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था। तो ये है दिव्यांगजनों की, किसी दिव्यांगजनों की जो प्रतिभाओं का जश्न
मनाया गया था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीकी के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये था डायमंड अवार्ड। यानी जिसने राजस्थान भी अच्छी पढ़ ली है उसके भी अगर 5 से 6 क्वेश्चन तो इसमें सही हो गए होंगे। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ था। इसका अंदर है स्लोवेनिया। ये जो द हिंदू टाइम्स पेपर आता है उसमें से ये क्वेश्चन, उसकी हेडलाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो न्यूज़पेपर जिन्होंने अच्छे से पढ़े हैं उनके भी क्वेश्चन ज्यादा सही हुए होंगे। अगला है 9 मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में इनके कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो कथन थे, 2 कथन पूछे गए थे। पहला कथन था 24 भारतीय भाषाओं और 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, आत्मकथा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। दूसरा राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमों को पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर है कि जो 9वां क्वेश्चन है उसमें दोनों ही जो कथन है वो असत्य है। कैसा है? दोनों कथन इसमें असत्य है क्योंकि दोनों ही गलत हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप किसी को नहीं आते हैं तो केवल उनमें तुक्का लगाने की बजाय छोड़ देंगे ज्यादा अच्छा रहता है ताकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो। वह फिल्म जिसमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता और उसके शीर्षक में किसके राष्ट्रपति का नाम निहित है? तो ये क्वेश्चन ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी था और ये था पुतिन के ऊपर बनाई गई थी जो रूस के राष्ट्रपति हैं। तो ये रूस के राष्ट्रपति के ऊपर निहित था। 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है अपना। अब आगे हमारे साइंस के क्वेश्चन। तो ये हमने 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के फटाफट फटाफट मैंने बता दिए। हालांकि करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी टफ आए थे, जिसने अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी इसमें सही किए हैं तो काफी उम्मीद इसमें हो जाएगी। अगला है 11वां क्वेश्चन, न्यूरॉनों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो मैंने जब ब्रेन वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें एज इट ये सारी लाइनें पढ़ाई थी। एनसीईआरटी की लाइन्स हैं ये। एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव सहित कोशिकाएं होता है। बिल्कुल सही बात है। या मैं जब मैंने आपको पढ़ाया था ये ऐसे पढ़ाया था कि जो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे ये मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे ऐसे इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी ही होती है ना। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि बीच में केंद्रक होता है और चारों तरफ को कोशिका द्रव्य भरा होता है और इसी को क्या कहते हैं? हम इस पार्ट को हम कहते हैं साइटोन या साइटोप्लाज्म। इसको कहा सॉरी साइटोन इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कथन, तो ये पहला कथन इसका सही हो गया। दूसरा है प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है। ये पूरा लंबा प्रवर्ध होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं, ये जो छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं इनको क्या कहते हैं? हम इनको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये मैंने एज इट पूरा डायग्राम से बना के आपको समझाया है। ठीक है, इसकी जैसे पीडीएफ में भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे मैंने इसको समझाया है। अगर किसी ने अच्छे से ध्यान से मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो उसका ये कुछ गलत नहीं होगा। तो इसमें कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। क्या है? कथन ए और बी दोनों इसके सत्य हो गए। तो 11वें में कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, वीर वेल चमगादड़ चीता और मानव अग्रपात की अस्थियों में पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। इस तरह के विकास को कहा जाता है। तो जब मैंने आपको ये एवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें उपसारी और अभिसारी दोनों विकास साथ में पढ़ाए थे। आपको ध्यान हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव वो सबके इसमें आते हैं। ये सब मैमल्स में आते हैं, मैमल्स ग्रुप है। और इनकी जो अस्थियों की पैटर्न में समानता क्यों होती है? क्योंकि ये समजात अंग होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक साथ एक जैसी होती है। ये समजात अंग है और समजात अंग जो होते हैं उनके विकास कौन सा विकास कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अपसारी विकास कहते हैं। तो ये भी जिसने मेरे नोट से पढ़ा है उसका गलत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर, बेंजीन में C6H6 के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः होती है। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि कार्बन इसमें जो 6 कार्बन के अणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन अणु इसमें बनाता है। तो इसकी श्रृंखला कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर में हम देखें तो इस तरह से इसमें 3 अंदर बंध होते हैं। तो 3 इसमें कैसे होते हैं? द्विबंधों की संख्या होती है। ठीक है, और कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 और 9। 9 कितने? 9 कैसे होते हैं? 9 इसमें सिंगल बॉन्ड
होते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 9 हो गए, और 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और ये भी मैंने जब कार्बन के अपर रूप में पढ़ाया है, एल्कीन एल्काइन बेंजीन पढ़ाया था, उस टाइम इसको मैंने इसमें पढ़ाया था। आपको अगर ध्यान हो तो, जिसने अच्छे से पढ़ाया, तो 9 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों को एक समूह है। अगर अंतिम बैंड चौथे रंग का सुनहरा है तो प्रतिरोधक की सहायता प्रतिशतता है। एक कार्बन रेसिडेटर है जिसे, तो हालांकि ये जो ओम वाले जो है प्रतिरोध रेजिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको लेवल थोड़ा हाई दे दिया है। इसका आंसर आ जाएगा 5%, इसका आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा कि जो बैंड बनते, जो भी देखना, किसी भी जो बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर जो पाए जाते हैं वो 4 इस तरह से कलर बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब उनमें से 2 तो ये जो बॉन्ड होते हैं, 2 एक तरह के बॉन्ड होते हैं, 2 अलग तरह के होते हैं, और इस तरह से बन गए। तो इसमें जो गोल्ड जो होती है, उसकी जो रेजिस्टेंस क्षमता होती है, उसमें होती है 5% इसकी होती है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया इसके 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें आगे आएगा आयुर्वेद के अनुसार, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगला क्वेश्चन है, 15वां नंबर है आपका, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मूल्य था। ये तो सबको आता होगा, 700 उसका मूल्य था। बहुत इजी क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में भारत के संविधान में मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है? तो इसमें आ गया, मूल ढांचे में आपात उपबंध को रेखांकित नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन साइंस का ये और आ गया। आयुर्वेद से जो मैंने बोला था कि पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया है, आज भी पूछा गया था। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष, वात, पित्त और कफ पर स्वाद रस के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। मीठा स्वाद, मधुर रस, कफ, पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है। ठीक है, और दूसरा कथन था इसमें, कड़वा स्वाद, तिक्त रस, कफ, पित्त और वात तीनों को घटाता है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि जो मीठा स्वाद है वो इनको थोड़ा कम करता है, लेकिन जो कड़वा स्वाद है इन तीनों को बढ़ाता है। क्योंकि ऐसे जैसे जैसे हम कोई भी चीज का तिक्त रस लेते हैं तो एसिडिटी हमारी बढ़ती है, इसके कारण ही ये टेस्ट बढ़ाता है। तो कथन ए और बी दोनों इसमें असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और बी इसमें दोनों ही असत्य हो जाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो पॉलिटी में 18वें नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा का उपाय इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। हमारा क्वेश्चन है हमारा, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह था, यह पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को जनजाति बहुल छठी सूची अनुक्षेत्रों का विस्तार करता है। वर्तमान में यह 10 राज्यों में क्रियाशील है। केवल एक सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, नहीं तो फर्स्ट और नहीं सेकंड सही है, और केवल फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही, सेकंड इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है, पहला नंबर इसमें गलत है। तो फर्स्ट एक में आंसर इसका हो जाएगा, केवल इसमें एक सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद में निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। तो उपयुक्त पदाधिकारियों का समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के लिए नियुक्त गठित समिति के सदस्य होते हैं। हालांकि टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा। गठित समिति के 2 सदस्य होते हैं, 1 2 3 4, इसमें सभी होते हैं। कितने होते हैं? चारों ही, यानी लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का सभापति, चारों ही इसमें होते हैं। तो 20वें का 3 नंबर आंसर है इसका हो जाएगा। 21 नंबर की बात करें हम, विचार कीजिए, अनास, बाकल, हाथमती और सेई उपयुक्त में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये आपको सबको पता है कि जो है हथमती, बाकल और सेई नदी इसकी साबरमती की सहायक नदियां हैं, लेकिन अनास नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो कितनी हो जाएंगी? केवल 3 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। कृषि, ये आगे हम अब जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, और जियोग्राफी के क्वेश्चन तो काफी इजी आए थे, ये आपको आपकी स्कोर भी अच्छा दिलाएंगे। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? क्योंकि कैसा एरिया है? पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में कैसी मृदा पाई जाती है? गहरी, मध्यम, काली मृदा पाई जाती है इसमें। क्योंकि ध्यान रखना, इस क्षेत्र में कौन सी कपास की खेती अधिक होती है, और कपास किसकी होती है? काली मृदा वाली क्षेत्र में अधिक खेती होती है। तो गहरी काली मृदा इसमें अधिक पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 896 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है और इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर की इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो इसमें हो जाएगा, केवल कितने कथन सही है? केवल 2 कथन है इसमें सही है, क्योंकि जो 896 नहीं होती, इसकी लंबाई कितनी होती है? 869 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। अक्षांश ये वाला सही है और ये सही है, जबकि सबसे पूर्वी देशांतर होता है वो 69 पॉइंट समथिंग देशांतर इसका होता है। तो ये दोनों आंसर है, तो केवल 2 कथन इसके सही है। पहला क्वेश्चन है, लताड़िया का विच्छेदित कटा पठार निम्नलिखित किस झील के पूर्व में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो समन झील के पास ये स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इसमें गंगानगर आ जाएगा। नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में एक्स छायांकित भाग थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? कौन सा वर्गीकरण पूछा है? थॉर्नवेट का बहुत इजी वर्गीकरण होता है, सबसे इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा TBW। कौन सा? DBW। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? DBW क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि नीचे दी गई फर्स्ट और सेकंड सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। खनिज है, पन्ना, लिग्नाइट, रॉकस्टेट, बेराइट है। और ये कहाँ है? कपूरी, जालिपा, कन्ना, जहीर खेड़ा और गम गोरहा इसमें पूछा गया था। रॉक हो जाएगा 27 में 2 आंसर इसमें आएगा, यानी ए में 4 आएगा। ए में कौन सा आ जाएगा? ए में 4 आ जाएगा। पन्ना गम गुराह में आएगा और बी में फर्स्ट आ जाएगा। कपूरी जलप्पा लिग्नाइट आ जाएगा। ये तो वैसे भी लिग्नाइट की खान है ही, यहाँ पे कोयला इससे बिजली बनती है। और रॉक फॉस्फेट है, उसमें दूसरा आ जाएगा और डी में थर्ड आ जाएगा। बेराइट्स है, जहीर खेड़ा इसमें आंसर आ जाएगा। कौन सा? नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन से जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से फायदा होगा? ये 28वें नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4। भरतपुर, दौसा, कोटा और झालावाड़ इसके अंतर्गत आएंगे। कौन सा आएगा? भरतपुर, दौसा, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब आ रहे आते हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे, हालांकि लेवल बहुत हाई भी नहीं था, लेकिन जिन्होंने मेरे नोट से भी अच्छे से पढ़ा होगा उसने भी अच्छे से 5 क्वेश्चन इसके कर दिए होंगे। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे में ये समझ होती है कि लोग नियम बनाते हैं, लोग उन्हें बदल सकते हैं, तो नैतिक विकास की अवस्था जानी जाती है। तो नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई थी मैंने। नैतिक यथार्थवाद होती है, सापेक्षता होती है और नैतिक समानता होती है। तो ये दोनों तो होते ही नहीं है, इसके ऑप्शन ही नहीं है। नैतिक तर्क तो इसमें होता ही नहीं है, तो इसमें, और ये स्टार्टिंग वाली अवस्था है तो ये भी नहीं होगी, तो सहयोग की नैतिकता इसका आंसर हो जाएगा। अगला जियोग्राफी का क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला था, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर, नागौर, पेट्रोलीफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो चूरू, हनुमानगढ़ शामिल है, सीकर इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से सम्मिलित कीजिए। तो ये मैंने आपको जब पियाजे पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। संगठन, आत्मसात्करण, समायोजीकरण, संतुलितकरण, सबके बारे में मैंने अच्छे से इसमें पढ़ाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पियाजे वाले की जो पूरे आपके जो शब्द पढ़ाए थे इसमें, उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। 33 क्वेश्चन में है, विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां करता है, जैसे कि उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना, समूह में गतिविधि आयोजित करना आदि। किंतु प्रारंभ में से एक महत्वपूर्ण गतिविधि से छूट जाती है, तो उक्त गतिविधि की पहचान कीजिए। तो पहली गतिविधि होती है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्यों की निर्धारित करना। अगर यही नहीं होगी तो आगे कोई भी गतिविधि नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का है। इसमें है, थार्नडाइक के संक्षेपित प्रभाव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जो है ये अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक ट्रंकेटेड लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी संशोधित प्रभाव के अनुसार ये पूछा गया है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो 1930 में उन्होंने जो संशोधित प्रभाव का नियम दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि पुरस्कार के साथ साथ जो दंड है वो भी क्रिया है वो इसमें
कोई इसमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, परंतु दंड से कमजोर नहीं होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ये भी साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम में चिंतन, संवेग, व्यवहार और को समाविष्ट करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता, श्रम तथा अन्य के संवेगों व व्यवहार को प्रबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करता है। यह कहलाता है, क्योंकि समाज के साथ जोड़कर कर रहा है व्यवहार और उसके संवेग जुड़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। क्या बोलेंगे इसको? सामाजिक संवेगात्मक अधिगम इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधनों संस्थानों के निम्नलिखित घटकों में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधों के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो दे रखा है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आराम अच्छे से दे रखा है। किसी ने अगर एस यादव सर की बुक से पढ़ा होगा, क्योंकि एस यादव सर की जो बुक है उसमें इसमें क्लियर बता रखा है, ये वाली चीज़ें ऐसे पूरी टेबल के साथ बना रखा है। तो एस यादव की बुक से जो पढ़ा है तो एजुकेशन मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं हुआ होगा। तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं ए में तीसरा। तो ए में तीसरा में एक ही है, ए में तीसरा दूसरे नंबर का ऑप्शन है, और बी में दूसरा हो जाएगा, पाठ्यक्रम में भौतिक होता है। सी में वन हो जाएगा, सी में वन हो जाएगा का पाठ्यक्रम है, बी में दूसरा हो जाएगा, पाठ्यक्रम में बौद्धिक होता है। सी में वन हो जाएगा, भौतिक होता है, नवाचार है वो हमारा आध्यात्मिक हो जाएगा। तो सेकंड नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संगठनात्मक संरचना के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो आरटीआई से आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान में मानकों के संबंध में असत्य है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय तो अनिवार्य होता है, लेकिन 6 से 8 के लिए विज्ञान प्रयोगशाला की होना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान को उनको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, इसके लिए उसकी विज्ञान प्रयोगशाला नहीं। दिल्ली पर 43 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के कार्य 1922 में लिया था। तो उन्होंने बारदोली में ये घटना हुई, बारदोली में गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलाना आजाद इसमें दिल्ली बिल, महात्मा गांधी ने मई इसमें हरिजन समाचार पत्र में लिखा था कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। वल्लभ भाई पटेल 1939 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, ये गलत है। 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ये भी सही है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें? सॉरी, इसमें सही पूछा है तो बी और डी इसका सही हो जाएगा, पहला भी गलत है इसमें। और इसमें है वो
जो सी है वो गलत है, तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, ये समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए थे। बिल्कुल तीनों ही सही है। तीनों ही समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने राज सिंह से सहायता मांगी थी? तो राज सिंह के समय कौन सा मुगल शहजादा था? औरंगजेब था, तो औरंगजेब ने उससे सहायता की थी। ठीक है, तो एक तो ये औरंगजेब रहेगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, हाँ, निम्न सबको पता है कि बैराट मूल मंदिर है, गणेश में में कृष्ण नारायण झा की उपाधि दमन करने की घोतक मानी जाती है। तो आगवा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, असहयोग जो आंदोलन है उसके राजनीतिक प्रभाव से शेखावटी संघर्ष का आरंभ था, वो था चिड़ावा सेवा समिति। अगला क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभय वाणी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। खेड़ा पर संत दरियाव जी की, ये गलत है। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी है, इसमें आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और सी है, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ये तखत सिंह की। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि अगर है आपका शायद ऑप्शन गलत नहीं हुआ होगा। अगला है, राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो इसमें राजस्थान की गई थी। अब हमारे आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन है वो काफ़ी टिपिकल भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, इजी भी नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन थे। श्रेणी का अगला पद है 57, 69, 87, 93, 111। तो इसमें अगला पद हो जाएगा 123। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन, इन्होंने दे दिया कि सूची में फर्स्ट और सेकंड को कलाकार से सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। तो किशनगढ़ लाडलीदास, इसको तो हर कोई जानता है। तो वन में सी आएगा, एक में सी वाला ये ऑप्शन हो गया। दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। दूसरा है बूंदी, श्री किशन, लक्ष्मण लालपुर और अलवर। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बूंदी श्री कृष्ण से संबंधित है, और थर्ड में बी हो जाएगा जयपुर में लक्ष्मणगढ़ से, और अलवर जगमोहन से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये पहला गलत। तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अग्नि नृत्य जसनासी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य, बिल्कुल सही है। राई नृत्य भीलों का है, लेकिन बाला नृत्य में मादल व थाली की गरासिया लोक नृत्य करते हैं, गरासिया ही करते हैं, लेकिन ये बिना वाद्य यंत्र के होता है। तो इसमें ए और जो बी है वो सही है, सी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न बंटन का बहुलक है। तो इसका बंटन का बहुलक है, उसका आंसर आ जाएगा 201.70 है, जो कि एल प्लस जेड वन वाले जो सूत्र है उसके जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू आई द्वारा जो सूत्र है उसके द्वारा ये निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8, 15 और 24 में से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन से ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते थे, जैसे 1600 में भाग दोगे, 2400 में दोगे, 4800 में दोगे, 3600 में देखिए। तो 8, 15 और जो 24 है उसका तीनों का जो भाग है वो 3600 में पूरा पूरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3600, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यूनिवर्स को UHMTF TSF तथा शेड्यूल्ड को KDDREF भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज्ड को उसी कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 1 से 2 बार भी इसकी प्रैक्टिस करी होगी तो आपके आराम से इसमें सही हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा EMNFVFET, 4th नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54 kg है तथा उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 64 kg है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 57 kg है तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है, तो इसका आंसर जाएगा 70%, इसका आंसर आ जाएगा। ये भी इसका क्वेश्चन मान सकते हो आप, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, इस प्रकार बने घनाभ है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7:3, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको अगला क्वेश्चन है, यदि एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% से बढ़ाया जाता है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। ये जो होता है ना, इसमें 1 + 10 + 1/100 से ये निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72.80, इसका आंसर हो जाएगा। एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का, यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है, शंकु पे बेलन की ऊंचाई है कितनी का अनुपात क्या आ जाएगा। तो इसमें दोनों की बेलन के अनुपात, इसमें आयतन निकालने के साथ ही इस तरह से हम निकाल पाएंगे, तो इसमें आ जाएगा 3/2, इसका आंसर आ जाएगा। यदि बहुपद यदि बहुपद 6² + 37x - k - 2 का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो k का मान इसमें क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा -4, इसका मान हो जाएगा। यदि x4 + x3 + ax² + x + b x² + 1 से पूर्णतः विभाजित है तो a - b का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। अगले आते हैं हमारे हिंदी के शब्द। हिंदी जो है काफ़ी ईजी आई थी, हिंदी हमेशा ईजी आ रही है, तो इसके सारे क्वेश्चन हमने सही कर दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन था, ग्राह्य का विलोम शब्द है, ग्राह्य का विलोम शब्द हो जाएगा त्याज्य, क्योंकि और सब इससे मिलते हैं। अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसमें इसी बहाने दर्शन को गए, ये इसी बहाने हम हमें दर्शन हो गए, इसका सही है। अध्यापक को निवेदन करना चाहते होंगे, अध्यापक से होता है, ये गलत हो गया। ये दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, यानी ऐसा नहीं होता जड़ से नष्ट कर देगी, उसको काम करने की इच्छा नहीं है, उनको काम करने की इच्छा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बैंकक्रप्ट के लिए समानार्थक हिंदी शब्द होता है दिवालिया, यानी जो दिवालिया घोषित होता है उसके लिए शब्द बोलता है। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, तो आप देखोगे अनु प्लस ईषण, ये गलत है, छोटी आती है इसमें, अनु प्लस ईषण, सॉरी अनु प्लस एषण होता है, ये मात्र प्लस आनंद, ये भी गलत लिखा है इन्होंने। महेंद्र प्लस इंद्र, ये भी गलत है, इसमें प्रति प्लस एक वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है वो सुंदर नहीं है, क्योंकि सुंदर को अलग करने पर कोई इसका अलग अर्थ नहीं निकलता है, तो इसमें सुंदर है वो सु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, जो किससे पहला सुक्ति सुक्ति होता है, सु रुभी भी होता है, स प्लस रभी होता है, स प्लस उर्भी होता है, सुरभि हो जाता है, और सु प्लस अल्प होता है वो स्वल्प हो जाता है। तो ये दोनों तो मिलते हैं, केवल एक ये सुंदर इससे नहीं मिलता है। अब लास्ट में बचते हैं इसमें इंग्लिश वाले ऑप्शन आपके। तो फिलिंग इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आर्टिकल से पूछ लिया। इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, मैन मे हैव टू फॉल बैक ऑन द हॉर्स, तो मैन है, मैन कोई एक तो है नहीं है, काफ़ी सारे हो सकते हो, कि स्पेशली किसके लिए बोला गया है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, और दूसरे वाले ऑप्शन में इसमें आएगा द ऑप्शन, इसमें आ जाएगा द हॉर्स के लिए, क्योंकि स्पेशली किसी हॉर्स के लिए बात की गई है, तो पहला आर्टिकल पहला है वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, चूज द अप्रोप्रिएट एनाटॉमी ऑफ डिलीगेंट, डिलीगेंट का आइडियल होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन कन्फ्यूज्ड वर्ड्स विद देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि जो इंग्लिश अच्छे से पढ़े हुए हैं या फिर जो इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट है वही कर पाएंगे, और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसी जो क्वेश्चन है हमें स्किप कर देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही करके आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें नेगेटिव मार्किंग दिलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा BDCA, पहला ऑप्शन, पहला आंसर ही इसका सही हो जाएगा BDCA, यानी ब्रिज फेलियर टू डू समथिंग द मस्ट बी डन होता है। ब्रिज जो होता है उसमें आपके द पार्ट ऑफ ए गन वेयर बुलेट्स आर लोडेड होती है। ब्रॉक को जो होता है वो थर्ड होता है।
टॉकिंग अबाउट ए सब्जेक्ट दैट इज एम्ब्रेसिंग होता है। ब्रॉच जो होता है पीस ऑफ ज्वेलरी विथ ए पिन ऑन द बैक होता है। तो अगर किसी को ब्रॉच का भी मालूम है जो साड़ी पिन होती है उसके बारे में ये है तो भी आप लगा सकते हो, नहीं अन्यथा इसका नहीं तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑन द टेंस। तो इसमें टेंस आपको सही भरना है। इसका आंसर हो जाएगा आई एम दैट यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च। तो ध्यान रखना आई एम यानी एम आर इज होता है उसके साथ हमेशा आई एन जी लगता है, आई एम जी लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एज्यूमिंग, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। तो ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, क्योंकि ये जो है जो दूसरे प्रकार के लेट वाले जो होते हैं वो पैसिव वॉइस पूछे गए हैं, तो ही डिसाइडेड ऐसे ऐसे आ जाएगा, फिर दैट, ठीक है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट क्या है द हाउस है, तो द हाउस पहले आ जाएगा, फिर सेल का शुड हो जाएगा, शुड भी सोल्ड इसका हो जाएगा। तो क्योंकि ये आपने सोचा होगा कि पूरा एक है, ये एक नहीं है, ये यहाँ से अलग किया हुआ है, इसलिए डिसाइड के टू सेल द हाउस जो लेट ऑपरेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनका पैसे पूछा है। तो ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे अच्छे आपको इनकी आंसर की करा दी है और आप एक बार आंसर की भी करा दी है, साथ में थोड़ा सा मैंने आपको समझा भी दिया कि कहाँ से क्वेश्चन है वो आदत पूछे गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ हिंदी वाले अगर नवीन हिंदी व्याकरण आपने अच्छे से पढ़ी है तो आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हो। साथ में PYQ BK रस्तोगी वाली बुक अगर आपने पढ़ी है या ग्रामर बुक अच्छे से पढ़ी है तो इंग्लिश के भी आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटी में कोई भी एक बुक चरहाल चौधरी सर की हो, राजेश टेलर सर की हो, कोई भी एक बुक अगर अच्छे से आपने बार बार रिपीट करके पढ़ी है, बार बार रिवाइज की है, तो भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार इजी आए हैं, आराम से कर सकती हो। जियोग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना या फिर किसी के भी जियोग्राफी के अच्छे नोट्स आपने पढ़े हैं तो शायद 10 के 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते थे, है ना। और साइंस जिसने मेरे से पढ़ी है, जिनसे मेरे NCERT की PDF नोट पढ़े, उनके NCERT केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा और सारे क्वेश्चन इसके सही हो गए होंगे। लगे बात करें मैथ की तो मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन मैंने बार बार आपको इस तरह से बोला था कि रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना और जिसमें वॉल्यूम वगैरह में 3D है कन्वर्ट करना सीख लेना, ये चीज़ थोड़े से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसमें से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन है वो कर सकते थे। हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री इस बार वाली पेपर में थोड़ी इजी आई थी। जैसे नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है उसको आपने अच्छे से पढ़ा है और जो MCQ बुक मैंने पप्पू सिंह प्रजापति सर की बताई है उन दोनों को अच्छे से, इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके हिस्ट्री के भी अच्छी तरह से क्वेश्चन सही हो गए होंगे। इसके अलावा अगर जैसे मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी मैंने जो पढ़ाई है उसमें जो मेरे नोट्स है उससे भी काफ़ी कवर हुआ है। इसके अलावा अगर आपने सर से धीर सिंह सर से भी पढ़ी है तो भी आपके अच्छे इसके क्वेश्चन सही हो गए होंगे। स्कूल मैनेजमेंट की अगर SS यादव सर की बुक किसी ने पढ़ी है तो उसके भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम बात करें आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स इस वाले पेपर में बहुत ज़्यादा टफ आई थी, लेकिन लोगों ने गलती क्या करी स्टूडेंट ने कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से वो ज़्यादा टिक कर दिए, जबकि ऐसा था कि अगर करंट अफेयर्स आपकी टफ आई है तो आप उनके क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने 45 क्वेश्चन भी इसमें अटेंड किए होते और 40 क्वेश्चन तक इसमें सही कर दिए होते तो आप आराम से आपका 40% वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 से 55 क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लिए और इसकी वजह से उनकी नेगेटिव ज़्यादा चली गई। तो 40% क्राइटेरिया पार करने के लिए 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको नेगेटिव कम करना है, जो मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया भी था कि एग्जाम हॉल में पेपर कैसे सॉल्व रखें, लेकिन लोगों ने शायद ये वीडियो नहीं देखी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो ही आप % वाला क्राइटेरिया है वो फर्स्ट पेपर में पार कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया। फ्रेंड्स एक बता दूं कि 2 जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर शायद गलत हो गया अपने से, तो उसमें मैं जियोग्राफी के दोनों क्वेश्चंस हैं उनका करेक्शन आपको एक बार बता देती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा करेक्ट कर लेना। तो ये क्वेश्चन था एक हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसमें राजसमंद आंसर आएगा, गंगानगर नहीं आएगा, इसमें राजसमंद आंसर आएगा। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेना। एक दूसरा आपसे पूछा गया था विभाग में राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो कोटा में हालांकि गहरी मध्यम काली मृदा पाई जाती है, लेकिन अधिकांश पूछा है तो उदयपुर और कोटा में चूंकि पर्वत ज़्यादा है तो इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें ये 3rd नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही
ये जो पेपर है उसका सोल्यूशन करा लिया। आप लोग इसको देखें और आगे की तैयारी करने के लिए पहले PYQ वाले देखें पेपर, सारे पेपर सॉल्व करें और फिर उसके बाद आगे अपनी जो भी मेरी वीडियो है जीरो से स्टार्ट कैसे करें उसको देखें और फिर आप अपनी पढ़ाई को फिर से चालू कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।